So now let's take the one more approach for dividend policy, and that is MM model or Modi-Gilani model or Modi-Gilani hypothesis. This model actually favors the irrelevance theory of dividend. This model says that dividend policies are irrelevant of value of share और प्राइसेस ऑफ शेयर्स. इनके अकॉर्डिंग डिविडेंड्स के पेमेंट्स का शेयर्स के प्राइसेस पर या शेयर्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड इनकी जो एजम्पशंस हैं वो ये कहते हैं कि अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट और इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस डिविडेंड पेमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं? परफेक्ट मार्केट से मीनिंग एक ऐसे मार्केट से है जहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं दे हैव द सेम नॉलेज, दे आर वेरी मच रेशनल, और इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स उस मार्केट के अंदर होते हैं जहाँ पर कि किसी भी एक इंडिविजुअल शेयर, किसी भी एक इंडिविजुअल बायर या सेलर की वजह से कभी भी प्राइसेस अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो किसी एक की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. वो रेशनली बिहेव करते हैं. अगर वहाँ मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, रिस्क हाई होने पर उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स भी हाई होंगी क्योंकि वो रेशनली रिएक्ट करते हैं. ट्रांजैक्शनल कॉस्ट वहाँ पर नील होती है. ऐसी मार्केट को परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहा जाता है. इनकी एजम्पशंस के अकॉर्डिंग किसी तरह का कोई पर्सनल या कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो भी नहीं होता है, यानी कि किसी तरह का कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा, किसी तरह का कोई पर्सनल टैक्स नहीं होगा. ऐसी मार्केट को कैपिटल मार्केट कहते हैं और ऐसी कंडीशंस में ये कहते हैं कि डिविडेंड पेमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं. 3 स्टेप्स के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं. द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, P1. P1 इज the price at the end of the period. P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1. P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1, where P1 is the price at the end of the period, P0 is price at the beginning of the period, and KE we know the cost of equity capital, and D1 is the dividend at the end of the period. सेकेंड स्टेप में हम ये मानकर चलते हैं कि जो डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का फुलफिल करने के लिए हम नए शेयर्स अगर नए शेयर्स इशू करते हैं तो नए शेयर्स के नंबर्स क्या होंगे. सो M इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. M इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट द एंड ऑफ द पीरियड. और इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? M इज इक्वल टू I माइनस एक्स माइनस एन इंटू D1 डिवाइडेड बाई P1. I माइनस एक्स माइनस एन D1 डिवाइडेड बाई P1. याद रहे कि ये ब्रैकेट में वैल्यू है x माइनस एन D1 की, वेयर I इज वॉट, I इज द न्यू इन्वेस्टमेंट, कि हम कितनी अमाउंट का न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए शेयर्स इशू करते वक्त में इन्वेस्टमेंट कितने का है. सो न्यू इन्वेस्टमेंट कितने का है. x इज द एक्सपेक्टेड इनकम, कंपनी कितनी एक्सपेक्टेड इनकम लेकर के चल रही है ऑन द इन्वेस्टमेंट. सो n इज वॉट, n इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. पीरियड की शुरुआत में जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास हैं वो n से रिप्रेजेंट किए गए हैं. जो बाद में एट द एंड ऑफ द पीरियड कंपनी शेयर्स इशू कर रही है वो m से रिप्रेजेंट किए गए हैं. एंड D1 इज द डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो इसके बेसिस पर हम 3 स्टेप्स में इसको कैलकुलेट करते हैं. पहले प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे, देन हम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में n इंटू P0 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फर्म. फर्म की टोटल वैल्यू क्या है. P0 प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड n नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होगी. उसके लिए फॉर्मूला है n प्लस m. जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स पहले थे और बाद में इश्यू हुए दोनों को समअप करके P1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो उनका टोटल प्राइस कितना हो गया वो, माइनस इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, उस इन्वेस्टमेंट में से एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी उसको माइनस करेंगे, उस डिफरेंस को लेकर के हम यहाँ चलेंगे. देन द फॉर्मूला बिकम्स n प्लस m इंटू P1 माइनस I माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE. और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म. तो इस तरह से 3 स्टेप में हम इसको कैलकुलेट करते हैं. P1, उसके बाद M, लास्ट में NP0. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. नाउ लेट्स टेक ए क्वेश्चन जस्ट टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. So I'm just going to take a question for you people. I hope this is clear to you all. There is a company, Jaipur Syntax Limited, belongs to a risk class for which the appropriate capitalization rate is 10%. Capitalization rate 10% का है. Capitalization rate is 10% given to you here.
इट करेंटली हैड आउटस्टैंडिंग 50,000 शेयर्स। तो कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 10% का, और कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वो 50,000 है, 50,000 शेयर्स हैं, और हर एक शेयर की जो वैल्यू है दैट इज ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर उसकी वैल्यू गिवन है। द फर्म इज कॉन्टेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट ₹0.60 पर शेयर। कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है दैट इज ₹0.60। सो अभी तक हम देख रहे हैं 50,000 शेयर्स कंपनी के पास में है, 10 रुपये का एक शेयर है, और कंपनी का डिविडेंड पर शेयर ₹0.60 पर शेयर है एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। D1 की वैल्यू हमें गिवन है ये। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 50,000। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उसको 50,000 रुपये की नेट एक्सपेक्टेड इनकम होगी, एंड हैज़ अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, और उसके पास में एक प्रपोजल है न्यू इन्वेस्टमेंट का, और वह न्यू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का है। तो 1 लाख रुपये का न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू गिवन है। And show that under the MM hypothesis the payment of dividend does not affect the value of the firm। तो हमें ये शो करना है कि MM hypothesis के अकॉर्डिंग डिविडेंड पेमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसके इम्पैक्ट पढ़ने या ना पढ़ने के लिए हम दो तरह से इसकी वैल्यू को देखेंगे। एक बार तब जब डिविडेंड पे किया जाता है तो क्या वैल्यू आती है, एंड सेकंड स्टेज में जब डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तब क्या वैल्यू आती है। अगर डिविडेंड देने और ना देने पर दोनों में सेम वैल्यू आती है, इसका सीधा सा मतलब है कि डिविडेंड पॉलिसीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो पहली कंडीशन में हम लेकर के चल रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड, वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले स्टेप में प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। और जैसे कि मैंने कहा कि 10 रुपये का एक शेयर है और 50,000 शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग थे, तो 10 रुपये का एक शेयर मीन्स P0 की वैल्यू होगी ₹10, एंड कैपिटलाइजेशन रेट 10% हमें यहाँ गिवन है विच इज़ 0.10। सो फॉर्मूले में हमने इसको पुट किया 1 प्लस 0.10 माइनस D1 यानी कि डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें 0.60 यहाँ पर क्लियरली गिवन है, 0.60 पर शेयर की वैल्यू डिविडेंड की हमें गिवन है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे। सो दिस बिकम्स 10 इंटू 1 प्लस 0.10 माइनस 0.60 हमने डिविडेंड की वैल्यू पुट किया। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 10.40। तो पहले स्टेप में प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास आया ₹10.40। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हम कैलकुलेट करेंगे, यानी M की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हम जानते हैं I माइनस एक्स माइनस एन D1 अपॉन P1। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सो I की वैल्यू कितनी हुई 1 लाख रुपीज़, जो हम I की प्लेस पर रखेंगे, माइनस एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड इनकम, जिसमें कहा गया हमसे कि 50,000 रुपये की एक्सपेक्टेड इनकम है कंपनी की। तो एक्स की जगह पर हमने वैल्यू पुट किया 50,000 रुपीज़, माइनस एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो पहले से थे कंपनी के पास, स्टार्टिंग में ही 50,000 शेयर थे, तो वो एन की वैल्यू 50,000 हमने यहाँ रखा, मल्टीप्लाइड बाय D1 यानी कि डिविडेंड 0.60 जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई P1 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 10.40 वो हम P1 के प्लेस पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में जिस वैल्यू पुट करनी है दिस बिकम्स 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000 इंटू 0.60। सो 6×5 जो 30, ये बनता है 30,000 रुपीज़। 50,000 में से 30,000 माइनस करके हमारे पास बचते हैं 20,000, एंड 20,000 को 1 लाख में से हमने माइनस किया तो बच गया 80,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10.40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 7,700। सो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें इशू करने हैं वो ये रहे। थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NP0 इज इक्वल टू N प्लस M। दोनों शेयर्स को हमने जो शुरू में थे वो और जो हमने बाद में इशू किए दोनों को प्लस किया इंटू P1 माइनस I माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे अभी, एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हम देखेंगे कि 50,000 एन की वैल्यू यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कंपनी के पास पहले से थे, प्लस एम की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 80,000 डिवाइडेड बाई 10.40। इसको 7,700 भी इन्होंने कैलकुलेट किया था, इन्होंने इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ही पुट किया हुआ है। सो 50,000 एन की वैल्यू प्लस जो हमने एम अभी कैलकुलेट किया था वो मल्टीप्लाइड बाई P1, ये P1 की वैल्यू है 10.40 माइनस आई इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का माइनस एक्स एक्सपेक्टेड इनकम। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE यानी कि 1 प्लस
10.10 इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए रखा। जब हम इसको देखिए यहाँ 10.40 नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू, तो हमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 रुपीज़ का 10.40 में, तो ये बन जाता है 5,20,000 रुपये, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ऊपर सिर्फ 80,000। सो इसका मल्टीप्लाई करके बना 5,20,000 रुपीज़ प्लस 80,000। 10.40 से 10.40 एलसीएम लेने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 1 लाख माइनस 50,000, इन दोनों का डिफरेंस 50,000 आया जो हमने यहाँ नेक्स्ट में पुट किया है, इक्वल्स टू 5,20,000 प्लस 80,000 बिकम्स 6 लाख माइनस 50,000। इसको हम माइनस करेंगे तो बनता है 5,50,000 रुपये डिवाइडेड बाई 1.10। सॉल्व करने पर हमारे पास में वैल्यू आती है फर्म की 5 लाख रुपये। तो जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो फर्म की वैल्यू आती है 5 लाख रुपये। तो पहले तरीके से जब डिविडेंड पे किया जाता है तो फर्म की वैल्यू आती है 5 लाख रुपये। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए कि डिविडेंड का फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता है, हमें जब डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा उस टाइम पर फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूले फिर से यूज़ करेंगे। पहले स्टेप में P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। इस बार डिविडेंड इज नॉट पेड, जब डिविडेंड पे नहीं किया जा रहा है तो डिविडेंड की वैल्यू होगी 0। तो बाकी सभी जगह पर हम वही वैल्यूज रखेंगे। प्राइस एट द बिगिनिंग 10, 1 प्लस KE 1 प्लस 0.10 माइनस डिविडेंड इस बार नहीं दिया जा रहा है तो वैल्यू होगी 0। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है हमारी 11, यानी प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड आया 11। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला वही है I माइनस एक्स माइनस एन इंटू D1 डिवाइडेड बाई P1। I की वैल्यू 1 लाख, जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, माइनस एक्सपेक्टेड इनकम 50,000 थी, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रखी, माइनस एन 50,000 है लेकिन डिविडेंड की वैल्यू 0 है तो 50,000 में यानी कि एन में डी 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर ये 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई P1 जो हमने इस बार कैलकुलेट किया है। इस बार हमारा जब डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो प्राइस आता है 11। पहले 10.40 आ रहा था, इस बार 11 आ रहा है क्योंकि हमने डिविडेंड 0 कर दिया है इस बार। तो हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है 11। ये 1 लाख माइनस 50,000 का डिफरेंस 50,000 डिवाइडेड बाई 11। कैलकुलेट करने पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास ये आती है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। थर्ड स्टेप में हमें वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। NP0 इज इक्वल टू N प्लस M इंटू P1 माइनस I माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। N की वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 50,000 थे, प्लस इस बार हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 11। सो 50,000 डिवाइडेड बाई 11 को यहाँ इन्होंने रखा है मल्टीप्लाइड बाई P1, ये P1 की वैल्यू है, माइनस I 1 लाख माइनस एक्स एक्सपेक्टेड इनकम हमारी 50,000 थी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE की वैल्यू वही है 10% मीन्स 1.10। हमने इसको किया है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारे सॉल्व करने के बाद आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये 5,50,000 हो जाएगा, और 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इधर 50,000। सो 5,50,000 50,000 दोनों मिलकर के बनते हैं 6 लाख, माइनस 50,000 इसमें से हम करेंगे तो डिफरेंस आता है हमारा 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1.10 इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर आंसर आता है हमारा 5 लाख। तो हम देख रहे हैं दोनों ही केसेस में जब हम डिविडेंड पे करते हैं तब भी फर्म की वैल्यू 5 लाख आ रही है, और जब डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड पेमेंट 0 करने के बावजूद भी फर्म की वैल्यू 5 लाख आ रही है। तो जब दोनों ही केसेस में डिविडेंड देने पर भी और डिविडेंड नहीं देने पर भी सेम वैल्यू आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि डिविडेंड पेमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शेयर्स की प्राइसेस पर या फर्म की वैल्यू पर। सो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को किया। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल। इसको बस समझने के लिए इतना ही समझना है कि इसके लिए हमें किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में करना होता है, और वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं हमारे, तो 3 स्टेप्स यही हैं कि पहले हमें प्राइसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करना होता है फॉर्मूले के बेसिस पर, देन M यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैलकुलेट करना होता है, एंड थर्ड स्टेप में हमें फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी लेटर। थैंक यू।